ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 12वें भाग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें महात्मा फूले अंग्रेजों की शिक्षा विभाग के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण पटवारियों की जालसाजी के बारे में अंग्रेज कलेक्टरों को पूरी जानकारी है, इसलिए उन्होंने कायदे कानून के तहत इनके व्यवहार को काबू में करने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन पटवारी ब्राह्मणों ने अनपढ़ शूद्रों को उल्टे सीधे कायदे कानून समझाकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। वरना अनपढ़ शूद्रों को ये कैसे पता है कि इन कायदे कानूनों में क्या चीजें लिखी हैं। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों को शिक्षा के ऊपर फजूल खर्ची बंद कर देनी चाहिए और कलेक्टरों के अधीन सभी जाति के होनहार छात्रों के लिए हॉस्टल और खाने पीने की व्यवस्था करवानी चाहिए। जब इन छात्रों की पढ़ाई एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंच जाए, तब इनको लिखित परीक्षा के तहत ही जो है वो रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि आज तक सरकार ने लाखों रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च कर दिए हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में शूद्रों में विद्वानों की संख्या उतनी नहीं बढ़ सकी है जितनी बढ़ जानी चाहिए थी। और चमार, मातंग, महार आदि का तो एक भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई नहीं देता है सरकारी महकमों में। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो एक लाइन पीछे से लूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज तक लाखों रुपया शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च हुआ है, फिर भी उसमें शूद्र समाज की संख्या की तुलना में उसमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी है। इतना ही नहीं, महार, मातंग और चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा कर्मचारी दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ BA, MA पढ़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे। अरे अपनी सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुंह वाले ब्राह्मण पुरोहितों ने ये कितना बड़ा कलंक लगाया है। अरे ये कड़वे करेले हमारी सरकार ने इतने घी में तलकर शक्कर में घोलकर पकाए, फिर भी उन्होंने अपनी जाति स्वभाव नहीं छोड़ा और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे। मतलब ये लोग अपना स्वभाव कुछ भी कर लीजिए नहीं छोड़ते, अपनी सोच बदलने को जरा भी तैयार नहीं है। अब ढूंढीराव प्रश्न कर रहे हैं, तात आपका कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्णी अनपढ़ शूद्रों की भूमि विदिन ब्रैकेट वतन को किस प्रकार का फंदा डालकर हड़पते होंगे। ज्योतिराव, जिन शूद्रों को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसे अनपढ़ शूद्रों को ये कुलकर्णी खोजते फिरते हैं और फिर खुद उनके साहूकार होकर उनसे जब गिरवी खाता लिखवा लेते हैं, वे अपनी जाति के अर्जन विस से मिलकर उसमें ऐसी शर्तें लिखवा लेते हैं जो उन शूद्र किसानों के खिलाफ हैं और कुलकर्णी साहूकार के कायदे की हों। जो शर्तें लिखी जाती हैं उनको न पढ़ते गलत सलत बातें पढ़कर सुनाई जाती हैं। मतलब कायदे कानूनों में जो असल चीजें लिखी है ना, उनको नहीं पढ़ते हैं, अपने मन गढ़ंत की चीजें जो है वो किसानों को बता देते हैं, उल्टे सीधे कानून उनको बता देते हैं, जबकि सरकारी कानून कुछ और होते हैं। उस कागज पर उनके हाथ के अंगूठे के निशान लगाकर अपना बही खाता पूरा कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जालसाजी से उन शूद्रों की जमीन जायदाद लिखी गई शर्तों के अनुसार हड़पते होंगे कि नहीं। इसके ऊपर मैं आपको दो फिल्मों का जिक्र करना चाहूंगी। एक बलराज साहनी की 2 बीघा जमीन और ऑफ कोर्स मदर इंडिया फिल्म तो कौन भूल सकता है नरगिस जी की। इन दोनों ही कहानियों का प्लॉट जो है इसी चीज के इर्द गिर्द घूमता है। आप लोगों ने जरूर देखी होंगी, तो जरूर इन सब बातों से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ढूंढीराव, तात आपका कहना बिल्कुल सही है, ये लोग जाति से ही कलम कसाई हैं, लेकिन ये लोग शूद्रों में किस प्रकार के झगड़े पैदा करते होंगे। ज्योतिराव, खेती बाड़ी जमीन जायदाद आदि के संबंध में सन त्योहार पोला आदि में और होली के दिन होली के बांस को पहले पूरे आदि कौन बांधेगा, इस संबंध में शूद्रों के आपस में जो झगड़े होते हैं उसमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता है, वे लोग इन झगड़ों को करवाने में जिम्मेदार नहीं होते हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण तुम वास्तव में दिखा पाओगे। मतलब सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जितने भी शूद्र आपस में लड़ते हैं उनको भड़काने का काम जो है ये ब्राह्मण ही करते हैं, खास तौर से कुलकर्णी ब्राह्मण जो पटवारी हैं। ढूंढीराव, तात आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन शूद्रों के आपस में इस तरह के झगड़े फसाद करवाने में इन ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कलम कसाईयों को क्या मिलता होगा। ज्योतिराव, अरे जब कई
घरंदाज अनपढ़ शूद्रों के घराने घृणा व ईर्ष्या की अग्नि में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब से इन कलम कसाइयों सहित अन्य ब्राह्मण कर्मचारियों के उस घर आग में तपते तपते जलकर क्या नष्ट नहीं हुए होंगे? तो सबसे पहले महात्मा फूले ने इन सभी सवालों को उठाया था। इस बात पर गौर किया था कि दरअसल शूद्रों के झगड़े में किस तरीके से इन ब्राह्मणों का भला हो रहा है। जब ये लोग आपस में लड़ते हैं तो कोर्ट कचहरी होती है, और जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे हैं तो वकील कौन होंगे? यही लोग होते थे। और ये बात को खत्म करवाने की बजाय झगड़े को बढ़ाने का काम करते थे। आगे उसका जिक्र है, जरा ध्यान से सुनिए। अरे इन कलम कसाइयों की नादरशाही की वजह से स्थानीय विद इन ब्रैकेट मुल्की फौजदारी और दीवानी विभाग विद इन ब्रैकेट खाता का खर्च बहुत बढ़ गया है, और वहां के अधिकतर कर्मचारी मामलेदार से लेकर ग्राम सेवक तक सभी इन तत्सत वितरु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इस असली गायत्री मंत्र से बेईमानी करते हैं। इसके संबंध में चिरी मेरी देव इसे यवनी विद इन ब्रैकेट विदेशी गायत्री का उपदेश उन पवित्र पुरोहितों के अपनाने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफी बढ़ गई है। फिर ये बताओ कि वे बड़े कोर्ट कचहरियों में बैठकर जोर से हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए घूमते हैं कि नहीं? इसके अलावा मुंसिफ नवाब के सरंदाज जितने बड़े हैं उसका हिसाब दो। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी गरीब लोगों को न्याय सस्ता और आसानी से मिलता भी है या नहीं? इसी वजह से गांव खेड़ों के सभी लोगों को मिलकर एक कहावत प्रसिद्ध हुई है। यह कहावत है कि सरकारी विभागों से अपना काम करवाना हो तो काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथों में अमुक दिए बगैर वे हम जैसे गरीबों के काम को हाथ ही नहीं लगाते। उनकी झोली में डालने के लिए घर से कुछ साथ ले लो, तब कहीं काम के लिए बाहर निकलो। तो मतलब जब तक इनकी हथेली आप गर्म नहीं करेंगे रुपयों से, ये आपका काम आगे बढ़ाएंगे नहीं, मतलब फाइल आगे नहीं खिसकाएंगे। और काफी अच्छी बात कह रहे हैं कि हमेशा इन ब्राह्मण वकीलों को आप लोगों ने कोर्ट कचहरी के बाहर बहुत हंसी ठट्ठा करते हुए देखा होगा, क्योंकि जानते हैं कि मुर्गा फंस चुका है और अब इनके दाल रोटी का बंदोबस्त हो चुका है। ढूंढीराव तात यदि ऐसा ही होता तब तो गांव खेड़ों के तमाम शूद्र लोगों को यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर उनको अपनी शिकायतें क्यों नहीं करनी चाहिए? अब इसके जवाब में महात्मा फूले क्या कह रहे हैं, सुनिए। ज्योतिराव, अरे जिनको बेर की गांठ किधर होती है यह पता ना हो, ऐसे डरपोक खिलौनों को ऐसे महान कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी? और ये लोग अपनी शिकायतें सही ढंग से उनके सामने क्या बता पाएंगे? ऐसी हालत में किसी लंगोट बहादुर ने बड़ी हिम्मत से किसी बटलर की मदद से यूरोपियन कलेक्टर से अकेले में मिलकर और उनके सामने खड़े होकर ये कहने की कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तब इतने 4 शब्द कहने की उन कलम कसाइयों को भनक भी लग गई तो समझ लो हो गया इसका काम तमाम। तो मतलब कैसे सोशल एक्सक्लूजन ये लोग करते थे। यदि इनके खिलाफ, अब ब्राह्मणों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत का इनको पता चल जाए तो ये पूरा जो है वो सामाजिक बहिष्कार कर देते थे उस व्यक्ति का, और सामाजिक बहिष्कार सहना हर एक के बस की बात नहीं होती। इसलिए लोग जो है डर के मारे इन लोगों की शिकायत भी नहीं करते थे अंग्रेज मुलाजमों से। फिर समझो कि उस अभागे आदमी के नसीब ही फूट गए, क्योंकि वे लोग कलेक्टर कचहरी के अपनी जाति के ब्राह्मण कर्मचारी विद इन ब्रैकेट बाबू से लेकर रेवेन्यू के या जज के ब्राह्मण कर्मचारी तक सभी उस यवनी गायत्री की वर्दी घुमा देते हैं। फिर आधे कलम कसाई तुरंत हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर वादी के गवाही बन जाते हैं, और आधे कलम कसाई वादी के विरुद्ध हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर प्रतिवादी के गवाह बन जाते हैं। तो मतलब कितने सिस्टमैटिक तरीके से ब्राह्मणवाद जो है वो काम करता है। जब कोई इनके खिलाफ यदि कंप्लेन भी करे तो किस तरीके से ये लोग 2 खेमों में डिवाइड हो जाते हैं ब्राह्मण। एक जो है वो वादी की तरफ से हो जाएगा और एक जो है वो उसका अपोनेंट की तरफ से गवाही देगा, और इस तरीके से झगड़ा जो है वो कभी खत्म होता नहीं।
ये लोग उनके झगड़े में इतनी उलझन पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य क्या है यह पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस सत्य असत्य को खोज निकालने के लिए विद्वान यूरोपियन कलेक्टर और जज लोग अपनी सारी अक्ल खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको छिपे हुए रहस्य का पता नहीं चलता और ना ही कुछ हाथ लगता है, बल्कि वे उस शिकायत करने वाले लंगोटधारी को ही ये कहने में लज्जा का अनुभव नहीं करते कि तू बड़ा शरारती है, और अंत में उनके हाथ में नारियल की खाली टोकरी देकर उसको फजीहत होने के लिए घर भेज देते होंगे कि नहीं। अंत में ब्राह्मण कर्मचारियों के इस प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से कई गरीब किसान शूद्रों के मन में ये बात आती होगी कि नहीं, या हमारी किसी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होगी। नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक सिस्टम को इन्होंने हाईजैक कर रखा है। संस्थाओं पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है शुरू से ही, इसलिए संस्थाओं का निर्माण बहुत जरूरी है और अपने लोगों का संस्थाओं के निर्माण में सहयोग होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बड़ी मजबूरी में आकर उन्होंने अपनी ही खुदकशी की होगी कि नहीं। इसमें से कई लोग डाकू और लुटेरों का जीवन अपनाया होगा कि नहीं, अपनी ही जान को तबाह किया होगा कि नहीं। इसमें से कसाईयों के मन मस्तिष्क में असंतोष की भावना भड़क उठी होगी कि नहीं, या फिर वे पागलपन का शिकार बन गए होंगे कि नहीं। और इसमें से कसाईयों ने अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ाई होंगी, मतलब मूछों पर ताव दिया होगा कि और हमारे खिलाफ जो है जाओ, हम देख लेंगे तुम्हें। और अध पगले हुए होकर रास्ते में जो भी कोई मिल जाए उसको अपनी शिकायत सुनाते कहते होंगे कि नहीं। मतलब पागलपन में लोग ये भी भूल जाते होंगे कि उन्हें बाल झाड़ने हैं, दाढ़ी बनवानी है, छटवानी है, उन्हें कुछ होश नहीं रहता होगा। इस कदर इनका सोशल एक्सक्लूजन होता होगा और इनको किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था जो है ब्राह्मणों की खड़ी की हुई इनकी दुर्दशा करती होगी। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप अम्बेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे आगे दीजिए, अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।